कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का निजाम है कि जिम्मेदारी हम लें, रोके हम और नेता आप बनेंगे, वोट हम दे नेता आप बनेंगे, जिताए हम, लड़े हम, मंत्रालय आपको मिलेगा। कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा ना। कम से कम इतनी ताकत हमारी होगी कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती है, कि अब नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो सकता है, अब हक तलफी किसी की नहीं हो सकती है, अब हिस्सेदार आपको हर हाल में बनाना ही होगा। चंद्रशेखर आजाद हो, आप हो, कि बीजेपी की बी टीम है, उनको फायदा पहुंचाते हैं आप लोग आप पे भरोसा क्यों करें? कि ये एक परसेप्शन है जो हमारे लिए तैयार किया गया है, लोग अब मानने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं, आप देख लीजिए वीआईपी के लोग जो 4 जीते सबके सब भाजपा में चले गए, ये खुद भाजपा में मंत्री रहे हैं, भाजपा से निकल के आए, क्या कभी इनके ऊपर बी टीम का दाग लगा या किसी ने कहा? उनकी फीसद 2, 3, 4 है, वो दावा कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। यहाँ पे बिहार में मुसलमानों की तादाद 18% से ज्यादा है, क्या उनको गठबंधन में शामिल होने का हक नहीं है? ये लड़ाई अगर मुसलमान लड़ रहा है तो उसका साथ दीजिए आप। ये लड़ाई मुसलमान लड़े, नेता आप बनिएगा, लड़ाई मुसलमान लड़े, मुख्यमंत्री आप बनिएगा, लड़ाई मुसलमान लड़े, नेता आपके घर वाले बनेंगे, ये नहीं चलेगा। आप देख लीजिए ना, इनकी सूची देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये पहली लिस्ट जो उम्मीदवारों की जारी की है, इसमें कितना मुसलमान नाम है। बिहार की सियासत में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बिहार में नया गठबंधन बना है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद व स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हैं। गठबंधन को नाम दिया गया है जीडीए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। और इस पर बात करने के लिए, साथ ही साथ बिहार की राजनीति में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसीमुल हक। महुआ विधानसभा से एमआईएम के भावी प्रत्याशी भी हैं, लगातार बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और पिछले कई सालों से वहां पर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में खासकर दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमानों की जो हिस्सेदारी की बात हो रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन उनके लिए तमाम तरह के दावे करता है, वादे करता है, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे? आपकी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य एक ग्रैंड अलायंस बनाया है, तो इसकी क्या संभावना है, क्यों बनाया गया है? जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई। ये ऐसा नहीं कि 2025 में, ये 2020 में इसकी जरूरत थी और लगातार उसके बाद यहाँ के लोग एक मजबूत विकल्प की तलाश में थे। कंटिन्यू उस वक्त से ये चाह रहे थे कि कोई आए, और लगातार 2020 तक लोगों ने भरोसा भी किया इन पार्टियों पे जिनका आपने नाम लिया है, जो इस वक्त अभी अपने के रेस में। ये सारे लोगों पे उन कमजोर या मजलूम आवाजों ने उम्मीद की तरफ उम्मीद से देखा इनको, लेकिन ये हमेशा नाकाम रहे, सिर्फ वोट लिया और अपना काम किया। इसका ताजा मिसाल आप देख सकते हैं कि पहली सूची चाहे एनडीए या इंडिया गठबंधन की तरफ से जारी किया गया है, आप देख सकते हैं कि उसमें तकरीबन बिहार में मुसलमानों की हिस्सेदारी की अगर बात करें, और तकरीबन सारी पार्टी, सारे दल के लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, इससे इनकार नहीं करते हैं। इलेक्शन के वक्त में वोट लेने की बात आती है तो पहला जो इनकी सूची जो जारी किया गया है, इस सूची में देखिए कि मुसलमानों का नाम कितना है। ना के बराबर जदयू का एक भी पहली सूची में नाम नहीं है। गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो जारी की गई लिस्ट, एक दो नाम है उसमें, गिने चुने नाम है। क्या 18% में एक दो लोगों का नाम, जो 50 से ज्यादा लिस्ट है उस लिस्ट में नाम है, उसमें दो लोगों का नाम, या जदयू ने एक नाम भी नहीं दिया 57 नाम में से, उसमें आप 18% की हिस्सेदारी कहाँ पे आप देख रहे हैं? कहाँ पे पा रहे हैं आप? नहीं है। अगर आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हिस्सेदारी सिर्फ वोट देने में नहीं है ना, ये सत्ता में भी हिस्सेदारी उनको चाहिए ना। अपनी आवाज कहाँ रखेंगे वो? कोई नहीं है। तो एक मजबूत विकल्प के तौर पे लोग देख रहे थे कि ये सारे लोग फेल हैं, नाकाम हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ बिहार यूपी में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अगर मजलूम की, कमजोरों की आवाज अगर कोई एकदम मुखर आवाज है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुख साथ ही साथ स्वामी प्रसाद यूपी का एक जाना माना नाम रहा है। चंद्रशेखर एक दलितों के बड़े नेता माने जा रहे हैं, बड़ा नाम है, बड़ी आवाज है। ये सारे लोगों ने मिलकर
उन बिरादरी की वकालत करने का ठेका वो उठाना है, या उनकी बात करना चाह रहे हैं, जिसको ये सत्ता वाले या सत्ता में जाने के लालच से लोगों के बीच जो जा रहे हैं, वो लोग हमेशा इनको दरकिनार किया है। उन लोगों की आवाज बनने के लिए ये एक एक अलायंस को तैयार किया गया है। इसमें खास करके मुसलमान, दलित और जो एससी एसटी समाज के लोग हैं हमारे, उनको हमेशा अछूत रखा गया है या रखा जाता है। उनकी आवाज हम बनने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये देखिएगा, जिस विकल्प की तलाश में एक बड़ा समाज था, आने वाले इलेक्शन में जब उसका नतीजा आएगा 14 को, आपको देखने को मिलेगा कि ये मजबूत आवाज असेंबली से ही कम, इस समाज से भी एक बड़ी तादाद में असेंबली में पहुंचेगा। क्या लग रहा है, खबरें आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव जो है, लालू यादव के बेटे, उनसे भी बातचीत, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है क्या? वो जो उन्होंने बिहार गठबंधन बनाया है 6 पार्टियों को लेकर, क्या उनको भी शामिल किया जा सकता है इसमें? माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं, तेज प्रताप के बारे में कहा आपने? जी, तेज प्रताप यादव जो है वो खुद इंडिपेंडेंट, मतलब अपनी खुद की पार्टी बना के उन्होंने भी 6 पार्टियों का एक नया गठबंधन बनाया है जिसको बिहार गठबंधन का नाम दिया गया है। तो क्या उनसे भी बातचीत जारी है? क्योंकि खबरें आ रही है कि अख्तरुल इमान साहब जो है उनसे भी संपर्क में है, और हो सकता है उनका गठबंधन और आपका गठबंधन मिलके एक और मतलब बड़ा गठबंधन बने। तो क्या उनसे भी बातचीत जारी है? देखिए, हम हर वो दल जो ये चाहता है कि एक सेकुलर ताकत मिलकर उन फासिस्ट ताकत को रोके या रोकने का इरादा रखता है, जिसमें भाजपा शामिल है, या वैसी ताकतें जो यहाँ आके यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों के भाईचारे को जो कमजोर करना चाह रही है, या उस इरादे से आना चाह रही है, उसको रोकने के इरादे में जितनी ताकतें, हम सबको दावत दे रहे हैं। उसमें से एक अगर तेज प्रताप भी हैं, अब हाँ, ये सच है कि बात चल रही है, लेकिन अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। जब ऐसी और भी पार्टियां हैं जो बात चल रही हैं, और उन सबको हम अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि जो जिनको भी लगता है कि आपके समाज में बदलाव की जरूरत है, इस ताकत को आप अपनी ताकत से रोक सकते हैं, तो आइए हमारे साथ, हम मिल के उनका मुकाबला करेंगे और उनको हराने में कामयाब होंगे। नहीं, बात तो आरजेडी में चल रही थी, तेजस्वी यादव से भी आपने 6 सीटें भी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मना कर दिया गया। और आप कह रहे हैं कि जो फासिस्ट ताकतें हैं अगर उनको रोकना है तो फिर लड़ना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद हो, आप हो, कि बीजेपी की बी टीम है, उनको फायदा पहुंचाते हैं आप लोग। मिसाल मैं महुआ से देता हूं आपको, जिस विधानसभा से हम आते हैं। इस विधानसभा में लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, वो पार्टी लड़ रही है। उसी पार्टी से सिटिंग एमएलए हैं इस वक्त अभी। उन्हीं के बड़े लड़के तेज प्रताप ने भी यहां से लड़ने का ऐलान किया है। क्या किसी ने भी या जो भी इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, किसी ने भी ये कहा है कि बीजेपी की बी टीम है वो? क्योंकि उनकी पार्टी भी लड़ रही है, उनके बड़े लड़के भी लड़ रहे हैं, तो बीजेपी का सीधे सीधे तो बी टीम उनको कहा जा सकता है, लेकिन किसी ने नहीं कहा। दरअसल देखिए, ये एक परसेप्शन है जो हमारे लिए तैयार किया गया है। आप देखिए कि यही जनता दल की कभी ना कभी उसी ताकत के साथ मिलके उन्होंने सरकार बनाई थी। ऐसी कोई पार्टी इस वक्त नहीं है जो बीजेपी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी नहीं मिली है। हमारा कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि हम बीजेपी से मिलके कभी या तो सरकार बनाने में उनको मदद किए हैं, या अपनी सरकार हमने बनाया है, कभी नहीं। चाहे जहां की भी बात हो, असेंबली हो या फिर हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में, आप नहीं साबित कर सकते। ये दरअसल एक परसेप्शन तैयार किया गया है, ताकि उन लोगों को डराया जा सके, जिस डर की वजह से वो हमेशा जीतते आ रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, आप इसको वोट मत दीजिए। और उसी डर की वजह से वो हमेशा हमारा, यानी मुसलमानों का और दलित एससी एसटी समाज का वोट लेते आए हैं। अब ये जो बीजेपी का बी टीम का जो दाग है, या जो परसेप्शन लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में लोग इस परसेप्शन को अपने आप से अलग कर देंगे, या फिर वो जो बताना चाह रहे हैं, ये झूठा इल्जाम जो लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वो लोग अब मानने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हाँ, अगर वो बीजेपी का बी टीम है तो आप मिल जाइए साथ में। हमने तो खुला ऑफर दिया था, ये भी कहा था कि हमको नहीं कोई मंत्रालय चाहिए, ना कोई मंत्रिमंडल चाहिए, हमें सिर्फ 6 सीट दे दीजिए आप,
और एक सीमांचल डेवलपमेंट एक एक वो बन जाए, जिससे सीमांचल के लोग जो पसमानदा लोग जो परेशान है इस वक्त, उनके लिए कुछ बेहतर हो सके। अलग से हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम्म। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के अलावा कुछ अलग से नहीं चाह रहे थे। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो शाख है उसको पैकेज के बारे में, उसकी जो बदहाली है उसको बेहतर करने के बारे में अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा था। इन्होंने मंत्रालय नहीं वगैरह शामिल किया, मंत्रालय वगैरह नहीं चाहिए कोई? कुछ भी नहीं मांगा था। हमने कहा था कि सिर्फ 6 सीट दीजिए आप, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल एक बनाइए, इसकी गठन कीजिए, आप इसका गठन कीजिए जिससे वहां के लोगों को स्पेशल पैकेज दिया जा सके, स्पेशल ट्रीटमेंट हो उनके साथ। और जो एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो शाख है वहां पे, उसके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम हो, पैकेज अच्छा हो। इसकी आवाज हमने उठाई थी। ये कहां से लग रहा है कि ये अपने लिए बात है? इन्होंने शामिल नहीं किया हम। इनको पता है कि अगर एमआईएम को शामिल किया जाएगा तो इनकी जो दुकानदारी है, और जो ये मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक लेने में अभी तक डरा कर कामयाब हो रहे हैं, वो शायद कामयाब नहीं होंगे। लेकिन वो इस बार वैसे भी नहीं हो रहे हैं। डरा नहीं हो जा रहे रहे हैं। आप देखिए ना, यादव बिरादरी के लोकसभा में 6 से ज्यादा % चला गया है, बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। उनके पास तो अपना ही वोट नहीं रहा। वो सिर्फ मुसलमानों की वोट की वजह से या उनकी बदौलत ये सोचते हैं कि सरकार बन जाएगी, लेकिन उनको शामिल नहीं करना चाह रहे हैं, हिस्सेदार नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, एससी एसटी हो, वो समझ चुका है कि ये सिर्फ वोट लेते हैं, हमको अपना हिस्सेदार नहीं बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में लोग उनके किसी भी बहकावे या झांसे में आएंगे। लेकिन बीजेपी को भी तो रोकना जरूरी है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं जहां जहां बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों पे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो मुसलमानों की जिम्मेदारी भी तो है ना बीजेपी को रोकने की। तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, तो मुसलमान इस जिम्मेदारी से कभी नहीं भागा है। दलित इस जिम्मेदारी से कभी नहीं भागा है। जो भी मजलूम लोग हैं वो कभी इस जिम्मेदारी से नहीं भागा है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का निजाम है कि जिम्मेदारी हम लें, रोके हम और नेता आप बनेंगे, वोट हम दे नेता आप बनेंगे, जिताए हम, लड़े हम, मंत्रालय आपको मिलेगा, मजलूम हम रहे, हम पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, आपको जिता रहे हैं, और आप ही हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो सारे लोग जो मजलूम हैं या जो सताए जा रहे हैं, उन सबको बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, अख्तरुल ईमान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये दावत दे रही है कि आप आइए, हमारी ताकत बनिए, हम आपकी आवाज बनेंगे आने वाले टाइम में। और ये साबित किया है, एक एमआईएम का एक फर्द अख्तरुल ईमान ने पूरे बिहार के असेंबली में मजलूमों की आवाज बने हैं। हम्म। आप एक बैरिस्टर असदुद्दीन पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की पार्लियामेंट में आवाज बना है। इस उम्मीद पे लोगों को, इसी वजह से हम लोगों को उम्मीद दिलाना चाहते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आप आइए। जब एक हमारा मेंबर आपकी आवाज बन सकता है, तो वो तादाद अब 20 में 24 में बदलिए, ताकि आपकी बात मजबूती से पार्लियामेंट में या असेंबली में की जा सके। नहीं तो जब लोग आप पे भरोसा क्यों करें? पिछली बार आपको 4 विधायक जिताए थे, 4 तो ऑलरेडी आरजेडी में चले गए थे। तो जब वहीं जाना है तो क्यों ना डायरेक्ट आरजेडी को या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वोट किया जाए? ये कौन ऐसी पार्टी है जिस पार्टी से इससे उसमें लोग नहीं जा रहे हैं? कोई एक पार्टी मुझे बताइए जिसमें लोग मेंबर नहीं जा रहे हैं। हम्म। मेंबर चले जाते हैं। इसमें हमारा और आपका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर लेकिन चले जाएंगे कल हो के भी, अगर आरजेडी से जीतते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फर्ज कीजिए, आप क्या करेंगे? आप कोशिश नहीं छोड़ सकते हैं ना। ये हम्म। 4 क्या, 4 के बदले हम चाह रहे हैं 24 आए इस बार। वो चले गए हैं। हम चाहते हैं कि अब ये दोबारा से ना हो। लेकिन वो जो राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे इस 4 विधायक को तोड़ा था या खरीदा था, उन्हीं से हम अपने लोगों के भलाई के लिए या यहाँ के सेकुलर ताकत को, वोटर को इकट्ठा रखने के लिए, ताकि वो सेकुलर वोट में बिखराव ना हो, उनको इकट्ठा रखने के लिए हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार थे कि आपने हमारा 4 एमएलए खरीदा, आपने हमको तोड़ा, लेकिन फिर भी हम समझौता के लिए तैयार हैं, सिर्फ यहाँ के इन वोटरों, सेकुलर वोटरों की खातिर। लेकिन वो नहीं माने। आप देख लीजिए वीआईपी के लोग, जो 4 जीते सबके सब भाजपा में चले गए।
फिर भी तेजस्वी उसको बैठाए हुए हैं। वो डिप्टी सीएम होने का दावा भी कर रहे हैं, जबकि इनके सारे मेंबर भाजपा में चले गए। ये खुद भाजपा में मंत्री रहे हैं, भाजपा से निकल के आए। क्या कभी इनके ऊपर बी टीम का दाग लगा? या किसी ने कहा? उनकी फीसद 2, 3, 4 है। वो दावा कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। यहां पे बिहार में मुसलमानों की तादाद 18% से ज्यादा है। क्या उनको गठबंधन में शामिल होने का हक नहीं है? ये लड़ाई अगर मुसलमान लड़ रहा है तो उसका साथ दीजिए आप। तो ये लड़ाई मुसलमान लड़े, नेता आप बनिएगा। लड़ाई मुसलमान लड़े, मुख्यमंत्री आप बनिएगा। लड़ाई मुसलमान लड़े, नेता आपके घर वाले बनेंगे। ये नहीं चलेगा। तो और तमाम मुस्लिम नेता भी तो हैं, आरजेडी में है, कांग्रेस में है, तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन तो है ऑलरेडी। आप देख लीजिए ना, इनकी सूची देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये पहली लिस्ट जो उम्मीदवारों की जारी किए हैं, इसमें कितना मुसलमान नाम है, कितना दलितों का नाम है, कितना एससी एसटी समाज का नाम है, आप देख लीजिए। इनकी तादाद कितनी है और इस लिस्ट में कितना नाम है, आप देख लीजिए ना। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना आप। ये वो अपने आप को समाजवाद का नारा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि असल समाजवाद हम हैं, हम उसके पैरोकार हैं। तो आप कैसे समाजवाद और कैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें से जो जो सबसे बड़ा तादाद है जिसकी, और जो हिस्सेदार है, वही आपके पूरी लिस्ट से गायब है। ये कैसी समाजवाद व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप जब तक हिस्सेदार नहीं बनाइएगा, वो अपनी जाके अपना दर्द अगर असेंबली में नहीं बताएगा, अपनी आवाज नहीं बनेगा, कौन सुनने वाला है बताइए ना। लोकतंत्र में संविधान भी तो इसी की वकालत करता है ना कि हर समाज का एक नेता होगा। आप कहाँ नेता बनने दे रहे हैं? वोट लेके आप जा रहे हैं, नेता आप बन रहे हैं, आपका भाई बन रहा है, आपके रिश्तेदार बन रहे हैं, आपकी बहन बन रही है, आपके माता पिता रहे। ये सारा ठेकेदार ये मुसलमानों ने उठाया हुआ है। तो कम से कम मुसलमानों को हिस्सेदार भी तो बनाइए, दलितों को हिस्सेदार भी बनाइए, एससी एसटी समाज के। अब लोग समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, आखिर में जाते जाते जो आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर उलिमान साहब, उन्होंने कहा था 4 के बदले हम 24 लेके आएंगे। तो कितनी सीट देख रहे हैं आप एमआईएम की या गठबंधन की जो बना है जीडीए का? वो तो कह रहे हैं कि 64 पे लड़ेंगे, 64 पे। तो कितनी सीटें देख रहे हैं वहां पे? देखिए, हम टोटल अभी 64 सीटों पे लड़ रहे हैं। हम चाहते तो इससे ज्यादा सीटों पे लड़ते, हम्म। लेकिन हमने उनको ये मौका जरूर दिया है कि जो अपने आप को सेक्युलर ताकत कह रही है जो पार्टी, कि आप आइए। लेकिन कम से कम एक आपके लिए सबक भी है कि आप लोकतंत्र में कभी भी अपने बलबूते कुछ नहीं करते हैं जब तक लोग आपके साथ नहीं होते हैं। हम्म। हमने 64 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, या जो हमारी गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं, इन तीनों पार्टियों में हम 35-25+4 पे लड़ने का ऐलान किया है। इसमें से हमारे बैरिस्टर ने बहुत पहले लोगों को बताया भी था, और एक सीमांचल के मंच से बाकायदा उन्होंने बोला भी कि 4 का बहुत बदले 24 होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि डबल डिजिट में इस मर्तबा शेरवानी वाले लोग और एमआईएम के लोग बिहार असेंबली पहुंचेंगे। और कम से कम इतनी ताकत हमारी होगी कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती है। हम डिसाइड करेंगे कि सरकार में कौन रहेगा। तब कम से कम वो हम अपनी ताकत का दूसरे को एहसास भी करा सकते हैं। और जितने भी मजलूम लोग हैं, जो जिनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, उनका बेड़ा हमने उठाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने उठाया है, अख्तर इमान साहब ने उठाया है। ये सब हम उन मजलूमों की आवाज बनेंगे, और आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि अब नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो सकता है, अब हक तलफी किसी की नहीं हो सकती है। हम्म। अब हिस्सेदार आपको हर हाल में बनाना ही होगा। बगैर इसके आप समाज को और देश को, संविधान को आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारा योगदान होगा ही होगा हर हाल में। आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, जबकि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार जो है बाइपोलर इलेक्शन है और सिर्फ गठबंधन ही रहेगा, या तो एनडीए या इंडिया, और तीसरा कोई विकल्प है नहीं। तो लोग गठबंधन के साथ ही जाएंगे, या इंडिया या एनडीए? आप दावा कर रहे हैं कि हमारे नहीं, बिना आप सरकार। नहीं बनेगी ना। आप देखिए ना, इससे पहले हम 19 में लड़े, 20 में लड़े। 19 में से 5 है स्ट्राइक रेट हमारा, देखिए आप।
हम्म। अब हम 32-35 पे लड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि 5 वो डबल डिजिट में हम बदलेंगे वो तादाद। अब वो ताकत हम बनने जा रहे हैं। कितना कितना, और 10, ये 15, अभी 20, जितना 22? हाँ, मतलब एग्जैक्ट हम अभी इस वक्त तादाद नहीं बता सकते हैं, जी। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि गठबंधन में जितने लोग हैं, इन तीनों पार्टियों में के लोग जो हमने 64 पे लड़ने का ऐलान किया है, वो हम 20 प्लस रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है इस बात का, चूंकि यहाँ पे आने वाले वक्त में हमारे पार्टी के जो भी बड़े लीडर हैं, और जिसको ये सारे लोग सुनना और देखना चाहते हैं, और जिनके आने की वजह से ये बिहार में सियासी पारा वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो आने वाले वक्त में देखिएगा हमारे बैरिस्टर साहब या अकबरुद्दीन साहब या फिर चंद्रशेखर जी, उसके बाद स्वामी साहब, ये सारे लोग आएंगे बिहार में, और बिहार में आके लोगों को बताएंगे कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप हमारे साथ आइए। तो मुझे यकीन है कि ये 4 का बदला 24 हर हाल में हम असेंबली पहुंचेंगे, और पहुंच के हम डिसाइड करेंगे कि सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसीम साहब। तो देखिए, इन्होंने तो दावा कर दिया है कि इस बार जो है एमआईएम और गठबंधन अहम भूमिका में रहेगा बिहार की सरकार बनाने में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, बिहार की जो राजनीति है उसमें जिस तरीके से दो गठबंधन बने, फिर तीसरा बना, वो किस तरफ इस बार जो है ऊट करवट लेगा, वो आप लोग जरूर बताइए। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।